वेलकम टू इनसाइट्स विद विशाल सूद। इस प्रोग्राम में हम चर्चा करते हैं देश दुनिया के तमाम ज़रूरी मुद्दों पर, और इनसाइट्स के लिए हमारे साथ मौजूद होते हैं विशाल सूद जी। वेलकम सर। थैंक यू अमन। सर, भारत में कई दिनों से एक चर्चा चल रही है एक्साइज पॉलिसी की चर्चा। पहले वो दिल्ली में चली, फिर पंजाब में भी चली। अब दिल्ली में जो एक्साइज पॉलिसी में घोटाले की जो खबरें आ रही थी, उसमें एक नया मोड़ आया है। एक बीजेपी ने एक स्टिंग ऑपरेशन की बात की है जो सामने आ रहा है, और उसमें आप सरकार खतरे में आ सकती है। और केजरीवाल जो 2024 के लिए अपने आप को शायद प्रोजेक्ट करना चाह रहे थे कि वो पीएम के चेहरे के लिए प्रोजेक्ट होंगे, तो उसमें भी कुछ खतरा आ सकता है। नहीं, देखो, ये कहना कि अभी तो ओपोजिशन की तरफ से पीएम का चेहरा कौन होगा ये डिफाइंड नहीं है जी। पर अभी हम इस खबर को बहुत बड़े कॉन्टेक्स्ट की बजाय या इसको कोई और रंग देने की बजाय हम सिर्फ उस पर्सपेक्टिव से देखें कि सीबीआई रेड्स हैव हैपेंड जी। एक्साइज पॉलिसी में घोटाले की बात होती है। मेरे को लगता है कि सबसे पहले तो जनता डिजर्व करती है कि सच क्या है। सच कुछ भी हो सकता है। सच ये भी हो सकता है कि कोई घोटाला नहीं हुआ, सच ये भी हो सकता है कोई घोटाला हुआ हो, पर जनता डिजर्व करती है कि हो क्या रहा है। इससे बड़ी चीजें क्लियर होंगी कि क्या वो जो हम एक क्या बोलते हैं आइडियल यूटोपियन स्टेट, क्या ईमानदारी से सरकारें चल सकती हैं डेमोक्रेसी में जी। देखो, मैं भारत को महान बनाना चाहता हूँ, आई लव माई कंट्री, पर मैं एक चीज प्रैक्टिकली मानता हूँ कि डेमोक्रेसी में कुछ ना कुछ लेवल तक करप्शन तो रहती है जी। वो करप्शन बेसिकली ऐसी ना हो जाए कि वो सिस्टम को फेल कर दे, राइट। अदरवाइज एक बार किसी महान लेखक ने कहा था कि करप्शन इज द ओनली कंसिस्टेंट साइन ऑफ अ ट्रू डेमोक्रेसी जी। इसका मतलब ये है कि कोई भी डेमोक्रेसी आप हिस्ट्री की रोमन एम्पायर से लेके आज तक की देख लो, हर कुछ ना कुछ लेवल तक करप्शन रही है। अब वो करप्शन क्या वर्किंग करप्शन है कि डिसफंक्शनल करप्शन है, कि वो सिस्टम को डिसफंक्शनल कर दे कि काम कोई हो नहीं रहा, जो भारत में पहले 50-60 साल तक रही। और मैं इनफैक्ट अगर ब्रिटिश रूल की भी बात करूं, वो भी करप्शन से भरा हुआ रूल था, वहां पे भी करप्शन थी। कई अंग्रेज ऑफिसर आज अपने आप को ईमानदार बताने की कोशिश करते हैं, यहां से करप्शन करके पैसा लूट के, सिर्फ उनकी सरकारें नहीं, एक तो था ना कि ऑफिशियली वो यहाँ से रिसोर्सेज लेके जा रहे थे, उनके ऑफिसर्स ने पर्सनली भी बहुत करप्शन की, बहुत गड़बड़ की यहाँ पे। तो करप्शन उन्होंने ही, अंग्रेजों का ही दिया हुआ एक तोहफा है हमारे सिस्टम के अंदर, पहले भी होता होगा पर डेमोक्रेसी में तो ये था। तो मेरे को ये लगता है कि आज हम उस डिसफंक्शनल से फंक्शनल करप्शन की तरफ आए, यही एक स्टेज होती है। ऐसा नहीं आज यूएस में करप्शन जीरो है, करप्शन लिमिटेड है और वो फंक्शनल है। तो मेरे को ये लगता है कि ये जानना बड़ा जरूरी है कि हमारे यहाँ पे करप्शन किस तरह की है और क्यों हो रही है। और ऑफ कोर्स एज 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 कॉमन सिटीजन हम ये जानना चाहेंगे कि कौन गलत है, पॉलिसी की डिटेल्स और बेटर तरीके से लोगों के सामने आए। हम किसी का पक्ष नहीं लेना चाह रहे, क्योंकि जब ये कोर्ट डिसाइड करेगा। तो मेरे को ये लगता है कि अगर पॉलिटिशियन रिलेटेड या पॉलिटिक्स रिलेटेड कोई भी मुद्दा होता है, तो ये मैंडेट होना चाहिए कि उसका 6 महीने से लेके 1 साल तक, डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द केस, उसका फैसला होना चाहिए। उसको फास्ट ट्रैक बेसिस पे सॉर्ट करना चाहिए। 2024 के इलेक्शन से पहले ये सिर्फ मुद्दा ना बने, हमें क्लैरिटी हो। इससे क्या होगा कि हर किसी को डिसीजन लेने में आसानी होगी कि एक्चुअली में ये जो एक्साइज पॉलिसी का घोटाला हुआ या नहीं हुआ, अगर हुआ तो किसने किया, और अगर नहीं हुआ तो बीजेपी गवर्नमेंट ने ये इल्जाम क्यों लगाए। मेरे को लगता है कि रदर देन मेकिंग अ स्टेटमेंट की वेदर वी आर नॉट क्वालिफाइड एंड वी डोंट हैव दैट इंफॉर्मेशन, पर मेरे को ये लगता है कि इसके ऊपर एक बहुत ही इंडिपेंडेंट जांच होनी चाहिए। हमें अपनी ऑफ कोर्स अपनी इंस्टीट्यूशंस पे भी भरोसा होना चाहिए, पर अल्टीमेटली कोर्ट में डिफाइन होगा कि किसने करप्शन की, क्यों की या नहीं की। जी सर, एक और चीज़ है जो झारखंड में इस बार हो रहा है, पहले महाराष्ट्र में भी हुआ और दुनिया भर के कई देशों में भी होता है कि सरकार के खिलाफ ही सरकार खड़ी हो जाती है, उन्हीं के मेंबर्स अपने पीएम या अपने सीएम के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ झारखंड में भी यही हो रहा है सर। झारखंड में ये केस थोड़ा अलग है। झारखंड का एक केस तो क्लियरली ऑब्वियस है कि उनके सीएम सोरेन जी ने खुद ही, वो माइनिंग मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर भी थे, माइनिंग मिनिस्टर थे, और उन्होंने खुद को ही एक कोल माइन एलोकेट कर दी जी। उन्होंने ये कोल माइन ये बोल के एलोकेट कर दी क्योंकि पहले भी मेरे को एलोकेटेड थी, मैंने कर दी जी। अब इसमें जो एक चीज बिल्कुल स्पष्ट है और क्लियर है कि जब आप अपने ऑफिस को फॉर प्रॉफिट यूज करते हैं, आप अपनी पोजीशन से डिस्क्वालीफाई होते हैं जी। तो ये उनकी डिस्क्वालिफिकेशन तो बनती है जी। अब बात आती है करप्शन है या नहीं।
अगर मैं खुद को ही माइनिंग अपने आप को माइन एलोकेट कर रहा हूं तो मेरे को लगता है कि आपको कोई जीनियस नहीं चाहिए या इन्वेस्टिगेटर नहीं चाहिए जानने के लिए कि सर्टेन लेवल ऑफ करप्शन तो है ही है, मॉरल करप्शन तो है ही है, चाहे आपने फेयर रेट पे अपने आप को एलोकेट हो या आपने अपने आप को सबसे महंगी भी दी हो, पर आपने अपने ऑफिस को फॉर प्रॉफिट यूज किया है तो इसका मतलब है कि आपकी डिस्क्वालिफिकेशन तो बनती है जी। अब इस सिचुएशन में उनके पास ऑप्शन क्या है कि वो डिस्क्वालीफाई हो, 6 महीने के अंदर दोबारा इलेक्शन लड़के दोबारा आप असेंबली में आ जाइए। एक तरीका तो ये क्योंकि वो सीट खाली होगी वहां पे इलेक्शन होने जी। और अगर दोबारा मैंडेट लेके आ जाए और ऐसा पॉसिबिलिटी है। दूसरी तरफ इसको जेएमएम सरकार, आरजेडी सरकार, कांग्रेस सरकार मिलकर ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये बीजेपी उनको डिस्टेबलाइज कर रही है जी। इसमें जब क्लियर कट देखो इलेक्शन कमीशन और कोर्ट में ये जब साबित मतलब इट इज क्वाइट ऑब्वियस इस पर डिसीजन आना है, ये क्वाइट क्लियर है और उनको पता है कि डिसीजन यही आने वाला है कि वो डिस्क्वालीफाई होंगे जी। और इसमें सरकार अनस्टेबल नहीं होती, आप दूसरा सीएम अपना लगा दो जी, राइट। क्या एक ही बंदे को सीएम बनना है? तो क्वेश्चन ये आता है। दूसरी चीज ये है कि वो अपने आप बहुमत साबित करना चाहते हैं। बहुमत तो कभी क्वेश्चन में है ही नहीं जी, बहुमत तो क्वेश्चन में ही नहीं है। तो वो उसको करने का पर्पस भी एक मैसेज देना है जी, उसको साबित करने का भी पर्पस है कि हम ये एक मैसेज देना चाहते हैं कि भाई हमारी सरकार को डिस्टेबलाइज किया जाता है, हमें विक्टिम बनाया जा रहा है। तो ये एक मैसेज देने की कोशिश है। उसके अंदर कुछ ऐसे बिल जो बेसिकली पॉपुलिस्ट हैं, जो शायद सरकार को महंगे पड़े बाद में, उनको भी पास करने की कोशिश की जा रही है जी। तो ये है तथ्य इस केस के जी। अब ये अल्टीमेटली इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा कि जो है ऑफिस को प्रॉफिट के लिए यूज किया गया कि नहीं। हमें तो क्वाइट ऑब्वियस लग रहा है कि देखो, मैं अगर किसी देश का स्टेट का सीएम हूं और मैं अपने आप को ही सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एलोकेट कर दूं, ये तो क्लियरली फॉर प्रॉफिट है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इसके अगेंस्ट रूल्स इलेक्शन कमीशन में भी है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी है कि आप इन ऑफिस दे आर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑफिस, ये सर्विस के ऑफिस है बिल्कुल। तो इसको सर्विस के लिए यूज करना पड़ेगा। सर, आईएनएस विक्रांत जो प्रधानमंत्री जी ने देश को समर्पित किया, उससे क्या हो सकता है कि हमारी नेवल फोर्सेज हैं जो वो कितनी स्ट्रेंथन होंगी और कितना फायदा मिलेगा हमारे बॉर्डर्स को? देखो, ये एक वाटरशेड मूवमेंट है, ट्रांजिशन की मूवमेंट है हमारे देश की सिक्योरिटी में, आत्मनिर्भरता जी और सशक्तिकरण हमारी नेवल की जी। देखो, ट्रेड रूट्स को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। आपको मैं बता दूं, इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा पेनिनसुला और सबसे बड़ी हमारी वन ऑफ दी दुनिया की सबसे बड़ी हमारी कोस्ट लाइन है जी। उसको डिफेंड करना, और वो एक मेजर ट्रेड रूट भी है। और चाइना ने जिस तरह से अपने एग्रेसिव इरादे दिखाए हैं, और चाइना ने भी अपनी युद्धपोत लॉन्च कर रहा है, तो मेरे को लगता है कि इंडिया के लिए युद्धपोत लॉन्च करना बहुत ही क्रिटिकल था। और इंडिया को 2-3 और युद्धपोत, क्योंकि पूरे अगर आपको एशिया पैसिफिक रीजन में अपने ट्रेड को प्रोटेक्ट करना है तो ये करना बहुत जरूरी है। एक हो गया ये ग्लोबल जियोपॉलिटिकल सिक्योरिटी के तरीके से। फिर दूसरे एस्पेक्ट्स आते हैं कि भारत की आत्मनिर्भरता। ये आज तक की इंडिया में बनी हुई सबसे बड़ी शिप है, कोई भी शिप लगा लो जी। और ये पहला युद्धपोत है जो सेल्फ मेड है जी। तो इंडिया ने अपनी टेक्नोलॉजी पावर, जो सिर्फ 4 कंट्रीज हैं दुनिया में जो अपना खुद युद्धपोत बना सकती हैं, इंडिया उस कैटेगरी में आ गया। रखने वाले तो हम पहले ही थे जी, बट अब हमारा पहले रशिया से लिया हुआ था, अब ये हमारा मेक इन इंडिया युद्धपोत है जो हमारी स्ट्रेंथ बताता है। और फ्यूचर में जब आप युद्धपोत बनाते हो तो आप बहुत सारी टेक्नोलॉजी सीखते हो जी। तो वो सारी टेक्नोलॉजीज की इंटीग्रेशन और इतना कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट कर पाना, और फ्यूचर में अगर हमें 2-3 की और जरूरत है, हमें मेक इन इंडिया करना, तो हमारी फॉरेन करेंसी के ऊपर भी प्रेशर नहीं है जी। और अगली बार हम और बेटर और आधुनिक युद्धपोत बना पाएंगे जी। तो ये एक हमारे लिए एक गर्व की मूवमेंट है, फ्रॉम आत्मनिर्भरता पर्सपेक्टिव, फ्रॉम टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव, क्योंकि मिलिट्री से बड़ी टेक्नोलॉजीज, फिर आज हमने ट्रेडिंग करनी है, बनी तो शिप ही है ना, तो शिप की भी कई टेक्नोलॉजीज, कई इसके अंदर सिस्टम्स होंगे जो हमें फ्यूचर में हर जगह पे काम आएंगे। तीसरा पर्सपेक्टिव है कि हमें, क्योंकि आज वेस्टर्न कंट्रीज हमारी बहुत तारीफ कर रही हैं, लोग कह रहे हैं जॉब वेल डन, चाहे यूएसए है, चाहे यूके है, चाहे इजराइल है, चाहे फ्रांस है, वो कह रहे हैं कि इंडिया ने कमाल कर दिया। अब इंडिया को इन बातों में आकर अपने इस युद्धपोत को शुड नॉट बी पोजीशन्ड एज समथिंग अगेंस्ट चाइना जी। हालांकि हमने अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, हमें इंश्योर करना है कि हमारा मैसेज यही रहे, हमने किसी की बातों में आके अपने आप को किसी का एनिमी नहीं करना है। हमारा क्लियर कट मैसेज है कि एवरीथिंग दैट इंडिया डज इज फॉर द वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड एंड सिक्योरिटी ऑफ इट्स नेशन जी। हम यहाँ की ट्रेड रूट्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं, राइट। दैट इज द ओनली रीजन व्हाई वी शुड हैव अ युद्धपोत। तो इससे मेक इन इंडिया की सक्सेस भी दिखती है सर? ऑफ कोर्स दिखती है। इससे हमारे साइंटिस्ट की,
हमारे टीचर्स की। जी देखो जो ऐसे साइंटिस्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो ऐसे मोटिवेटर्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, इन साइंटिस्ट के पास बड़ी ऑप्शंस होती है प्राइवेट लाइफ में बहुत ज़्यादा पैसे कमाने की, बट दे आर पैशनेट। ये हमारे देश को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। तो ये वैल्यूज़ जो शुरू से लोगों में मिल रही हैं, और इसीलिए देखो देश, कोई भी देश के लोग ऑटोमेटिकली पेट्रियोटिक नहीं होते जी, वो देशभक्त नहीं होते, उनको बनाना पड़ता है जी। तो ऐसी एक्टिविटीज करके जहां पे, और ये मूवमेंट्स होती हैं जो आज कितने बच्चों ने, जब ये लॉन्च हुआ था, जब प्रधानमंत्री ने इसको देश को समर्पित किया था, कितने लोगों ने, बच्चों ने अपने मन में रिजॉल्व लिया होगा कि वो साइंटिस्ट बनेंगे, वो नेवल ऑफिसर्स बनेंगे, वो देश की सेवा करेंगे, वो INS विक्रांत पे काम करेंगे। तो ये पूरे देश को ट्रांसफॉर्म करने वाली मूवमेंट्स होती हैं। सर आखिरकार यूके के प्राइम मिनिस्टर लिज ट्रस बनने जा रही हैं, ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है। तो क्या लगता है कि यूके अब किस डायरेक्शन में जाएगा? देखो ये उनकी पब्लिक का फैसला है। उन्होंने इन ऑल प्रोबेबिलिटी आज लिज ट्रस को वो अपना प्रधानमंत्री अपॉइंट कर लेंगे एज अ लीडर ऑफ द पार्टी। शी विल बी अपॉइंटेड, शी विल बी सिलेक्टेड। पर अब आपका दूसरा सवाल है कि यूके किस डायरेक्शन में जाएगा। यूके इस वक्त अपने हिस्ट्री की सबसे ज़्यादा जो कॉस्ट ऑफ लिविंग, मतलब इन्फ्लेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम, सप्लाई साइड चैलेंजेस से, और इंडस्ट्रियल अनरेस्ट, वहाँ के एम्प्लॉयज खुश नहीं है काम करके, उनको लगता है उनकी वेजेस कम है। जब महंगाई बढ़ेगी तो वेजेस कम लगेंगे ऑटोमेटिकली। बिल्कुल। अब इसका सोल्यूशन जो लिज ट्रस दे रही है, मैं उससे बहुत सहमत नहीं हूँ। वो ये कह रही है कि अच्छा, लोगों के पास पैसे कम है, उनको पैसे ज्यादा चाहिए, ऑफ कोर्स कॉमन सेंस वाली बात लगती है। वो कहते हैं मैं टैक्स कम कर दूंगी, पैसे ज्यादा आ जाएंगे जी। पर मेरे को ये लगता है कि वो इसका जो इम्पैक्ट सोच रही है वो होगा नहीं जी। इससे होगा क्या कि महंगाई और बढ़ेगी। जब आप मनी की सप्लाई लोगों के हाथ में बढ़ाओगे, चीजें ऑलरेडी कम है इसीलिए महंगाई है, सप्लाई चेन के इशू हैं, यूक्रेन में वॉर चल रही है, अभी अभी हम कोरोना से उभरे हैं, तो सबसे बड़े इशू तो सप्लाई चेन के जी। तो मेरे को लगता है कि ये, और टैक्स कौन दे रहे हैं? जिनके पास ज्यादा पैसा है जी। आज प्रॉब्लम तो गरीब आदमी को सबसे पहले आती है, वो तो टैक्स वैसे ही नहीं दे रहे हैं। आप ये कह रहे हो कि हम टैक्स कट कर देंगे, लेट से मान लें कि मिडिल क्लास वालों के लिए भी कट कर दोगे, पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट तो जो लोअर मिडिल क्लास है उस पर और ज्यादा आएगा, जिनके ऊपर टैक्स लायबिलिटी ऑलरेडी नहीं है जी। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है। मेरे को ये लगता है कि उनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसी या जो प्रिस्क्रिप्शन, हालांकि प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद बंदा बातें चेंज कर लेता है और उसको रियलिटीज अलग तरीके से समझ में आती है जी। पर जब आपने इलेक्शन जीतना होता है, आप अलग तरीके से एक टारगेट ऑडियंस को अपील कर रहे होते हैं। तो मेरे को ये लगता है कि जो उनकी प्रिस्क्रिप्शन है इस प्रॉब्लम से निकलने की, वो कोई बड़ी प्रॉब्लम ना यूके के लिए खड़ी कर दे, मेरे को ऐसा लग रहा है। सर जो ऋषि सुनक जो हल दे रहे थे इन्हीं प्रॉब्लम्स का, तो उनको हालांकि लोगों ने बिल्कुल प्रायोरिटी नहीं दी अभी तक, तो आखिरी दौर पे आके वो थोड़ा पीछे रह चुके हैं। पर क्या लगता है कि अगर ऋषि सुनक बनते तो क्या माहौल होता और क्या सब कुछ बनता? देखो हम हिंदुस्तानी ना इसको पर्सनली ले रहे हैं जी, हमारे बंदे को सिलेक्ट ही किया जी। देखो वो इंडियन ओरिजिन के थे पर ही इज अ यूके सिटीजन जी। तो इट इज अगेन मैं कह रहा हूँ ये यूके के सिटीजन की कॉल है जी। मैं आपकी वॉइस में वो जो दर्द है कि यार हमारा हिंदुस्तानी बन जाता तो क्या बात थी जी। तो वो चीज को, वो एक अलग मुद्दा है। वो ही विल थिंक फॉर यूके, ही इज बेटर एजुकेटेड, उनके पास फाइनेंशियल और इकोनॉमिक नॉलेज है, उनकी जिस तरह की एजुकेशनल बैकग्राउंड है। ही वाज प्रिस्क्राइबिंग बेटर सॉल्यूशंस, ही वाज प्रिस्क्राइबिंग प्रोडक्टिविटी बेस्ड सॉल्यूशन जो लॉजिकल हैं। और वो ये कह रहे हैं कि आज टैक्स कम करके लोन ज्यादा लेके आप फ्यूचर जनरेशंस को कॉस्ट पे करने के लिए बोल रहे हो। अगर आज ये टैक्स कम कर देंगे, राइट, और बाकी एक्सपेंस कैसे करेंगे? लोन लेके करेंगे। वो अगर ये जनरेशन यूके की नहीं देगी तो फ्यूचर जनरेशन देगी। तो मेरे को लगता है उनके, बट द पॉइंट इज कि मैं आपको एक और बात बताऊं, अभी जो इलेक्शन था, अभी चूज करना था सिर्फ पार्टी के लोगों ने चूज करना था जी। पर सर्वे ये कहता था कि अगर आज आम पब्लिक में इलेक्शन होता तो ऋषि सुनक ज्यादा जीतते। तो जब अगले इलेक्शन आएंगे तो ही माइट बी द प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट फॉर द सेम पार्टी। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो थोड़े से मेरे को ऐसा लगता है कि जो डायरेक्शन वो बोल रहे थे वो इमीडिएटली शायद थोड़ी सी पेनफुल होती, पर लॉन्ग टर्म के लिए यूके के लिए अच्छी होती। सर अब भारत की बात करें तो भारत भी दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बनने जा रहा है और यूके को भी पीछे छोड़ दिया है। हालांकि पर कैपिटा इनकम हमारी कम हो, पर इकॉनमी हमारी यूके से भी बड़ी होती जा रही है। देखो अब इसमें दो चीज़ें हैं, पहले तो हम 5वीं सबसे बड़ी बन गए हैं जी, यूके से हम आगे निकल गए हैं जी। अभी हम उनके इलेक्शंस की बात कर रहे थे, ये एक और चैलेंज है जी, क्योंकि किसी भी प्राइम मिनिस्टर के लिए पब्लिक को ये बताना जी वो 5वीं नंबर इकॉनमी थे, हम 6ठे पे आ गए, ऐसा क्यों हो गया, इसको लोग कई बार ऐसे ले लेते हैं। पर कैपिटा इनकम
आपने हालांकि बोला कि हमारी कम है पर 5वें नंबर पे आ गए, पर मेरे को लगता है पर कैपिटा इनकम ज्यादा क्रिटिकल पार्ट है जी। हम 140 करोड़ लोग हैं जी, राइट, वो 6 करोड़ लोग हैं, तो आप उसके हिसाब से देखिए कि हमें कहाँ पे पहुंचना है। और मेरे को ये लगता है कि वी शुड टेक प्राइड इन वट एवर वी हैव अचीव्ड, पर हमारे गोल्स क्लियर होने चाहिए कि हमारे हर हिंदुस्तानी को एक डिग्निफाइड लाइफ, एक हेल्दी लाइफ, प्रॉपर एजुकेशन, अपने ड्रीम्स, अपने पैशन, अपने स्किल्स को आगे बढ़ाने की एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, ये एक देश का काम है जी। कभी भी परफेक्ट देश नहीं बनते, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वो हमने कभी अचीव नहीं करना है जी। बट हर रोज हम उस आइडियल के और पास जाएं, ये हमारा गोल होना चाहिए। कभी जीरो करप्शन नहीं होनी है, मैंने तो अभी बोला कि डेमोक्रेसी, बट हर रोज वो करप्शन मिनिमम हो जाए जी। राइट। कभी एब्सोल्यूट इक्वालिटी नहीं आनी है, पर हर रोज वो अनइक्वालिटी कम होती जाए, इनइक्वालिटी कम होती जाए, वो एक क्रिटिकल पार्ट है। कभी भी बेसिकली क्या बोलते हैं, बीमारी खत्म नहीं होनी है, पर वो कम होती जाए जी। तो ये मेरे को लगता है एक आइडियल भारत का हमारा एक जर्नी है, इट्स एन इनफाइनाइट गेम, सारी जिंदगी हमने इसी तरफ चलते रहना जी। तो भारत की जो दौड़ है, भारत की जो कंपटीशन है, वो और देशों की बजाय अपने साथ होना चाहिए कि कल का भारत था, मुझे आज उससे बेहतर भारत बनाना है। बिल्कुल, दैट इज द गोल। शुक्रिया सर। इस तरह की ज़रूरी जानकारी के लिए, करंट अफेयर्स के लिए और इनसाइट्स के लिए देखते रहिए इनसाइट्स विद विशाल सूद।